नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2025 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु कक्षा 10वीं गणित के अति महत्वपूर्ण सुपर 85 सवालों के हल, और जिसमें शुरुआत करते हैं हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 हमारे पास पहली संख्या है। पहला सवाल हम लेते हैं, 140 को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसके देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करना है। इकाई में 0 है, इसलिए 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 का देंगे, 5 7 35, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गए? 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। यहां जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या ऐसे हम लिख सकते हैं 2 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 की 1 है और 7 की भी 1 ही घात है। ये हमारा पहला अंक हुआ। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, 156 के हमें फिर से अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर यहां 2 का देंगे, 2 तिया 6, बच गया 1, और 2 नम 18, फिर यहां देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 13 एकम 13। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना आया? यहां देखिए, यहां पर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 एक ही बार है तो 3 की घात 1, 13 एक ही बार है तो 13 की घात 1। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अब है हमारे पास 3825। तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं 3825। देखिए, तो 5 और 2 7 और 8 15, 16 17 18 अंकों का योग 18 है, इसलिए हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंचे 15, फिर 3 का देंगे, 3 चौ 12, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। फिर अब देखते हैं 5 7 8 9 10 11। अब अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 5 का देंगे, 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 25, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35, और फिर 17 एकम 17। तो 3825, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। तो हम इसे यहां पर पूरा भी लिख सकते हैं, 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर इस तरह से। इसी प्रकार अब चौथे नंबर पे हमारी संख्या है। देखते हैं क्या है हमारी चौथे नंबर की संख्या। चौथे नंबर में है 5005। तो 5005, तो यहां पर हम देंगे भाग। तो सबसे पहले देखिए किसका जा रहा है, यहां पर हम सबसे पहले 5 का दे देते हैं, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5। अब यहां देखिए सम, यहां पर 7 का दे देते हैं, तो 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौके 28 और 7 त्रे 21। सम और विषम स्थानों का योग समान है, इसलिए अब हम यहां पर 11 का दे देंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और फिर 13 का दे देंगे। ये देखिए क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से याद भी रख सकते हैं। एक
5000 5 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या है? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। पांचवी संख्या है हमारी 7429। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे लिखना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ 5, 7, 11, 13, इसके बाद हम याद रखें कि 17, 19, 23 7429 के अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 17, 17 चौके हो गया 68, फिर 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 बचा, 6 को 2 को सामने लिखे तो हो गया 62, 17 तिया 51, फिर बचा कितना 11, 11 को लिखे 9, 11 के सामने 9 लिखे तो फिर 17 सत्ते 119। फिर देखिए अब हम 19 का करते हैं बच्चों। 19 दूनी 38, फिर बचा कितना 5, हो गया 57, 19 तिया 57, और फिर देंगे 23 का तो 23 एकम 23। इस तरह से हमारे पास 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। इस तरह से इन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए अवश्य आएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, हमें दिया हुआ है 306 और 657 का HCF 9 है और LCM 306, 657 हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र क्या है? हमारे पास सूत्र है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस सूत्र को हमें याद रख लेना बच्चों। यहां पर हल में सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हमें ज्ञात है या दिया है HCF 306, 657 बराबर 9। तो फिर हमने क्या लिखा? सूत्र लिखा। इस सूत्र में अब हम देख रहे हैं कि HCF का मान कितना दिया हुआ है? 9। LCM हमें पता नहीं है। LCM हमें पता नहीं है। किसका LCM? 306, 657 का। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो फिर हमें केवल LCM ज्ञात करना, यही रह जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। इस 9 से इस संख्या को काट देंगे, 9 7 63 और बचा कितना 2, 9 तिया 27। अब हम LCM यहां पर लिख देंगे। LCM बराबर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 22,338। हम जब 306 का 73 से गुणा कर देंगे तो 22,338 नीचे आंसर लिख देंगे। LCM 306, 657 का हमें क्या प्राप्त हुआ? 22,338 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर है बच्चों। इसी प्रकार अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो फिर हल हो जाएगा। हमारे पास क्या है? पूर्णांक हमारे पास दिए हुए हैं 12, 15 और 21। अब हमें सबसे पहले इनका बारी बारी से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देंगे इनको। 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, या हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, यानी 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5। फिर है हमारे पास 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसे हम लिख देंगे 21 बराबर 3 गुणा 7। तो फिर हम लिख देंगे नीचे LCM 12, 15, 21। 12, 15, 21 का
एलसीएम क्या है? संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन आया है? 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। सबको लिख दें हम, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 5 लिख दें और 7 लिख दें, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को हमको लिखना है। फिर हमको देखना है कि उनकी सबसे बड़ी बड़ी घात लिखना है। तो सबकी घात तो एक ही है, केवल 2 की घात 2 है, तो यहां पर लिख देंगे 2 की घात 2। तो क्या हो जाएगा? चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा 7 पाना 35, 35 तिया 105 और 105 और 2 दूनी 4, 105 चौके हो गया 420। ये हमारा एलसीएम का आंसर आ गया बच्चों। फिर एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ भी निकालना है 12, 15 और 21 का। तो क्या हो जाएगा? 12, 15, 21 का एचसीएफ। तो हमको यहाँ पर एचसीएफ की परिभाषा पता होना चाहिए कि संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेना है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं कि क्या है। 21 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 12 में भी 3 है। उनकी सबकी छोटी घात 1 ही है, तो 3 की घात 1 मतलब 3। ये हमारा आंसर आ गया एलसीएम और एचसीएफ का बच्चों। चैप्टर 1 का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहां पर हम हल लिख देंगे। यहां पर हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखना है कोई संख्या या कोई प्राकृत संख्या 0 पर तब ही समाप्त हो सकती है, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 शामिल हो। ये लाइन हमारी पहली लाइन रहेगी। कोई संख्या 0 पर तब ही समाप्त हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 शामिल हो। अब हमें लिखना है 6 की घात n बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 पूरे की घात n। तो इसके बाद लिखना पड़ेगा संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण हमने ऊपर दे दिया है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है किंतु 5 नहीं। 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए ना बच्चों। तो इन 2 लाइनों को आपको याद कर लेना है। कोई प्राकृत संख्या 0 पर तब ही समाप्त हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 शामिल हो। 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 पूरे की घात n। तो देखिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है किंतु 5 नहीं। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसी तरह से एक और सवाल है कि 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी क्या, ये हमें पता करना है। तो बस यहां भी सेम लिखना है कि कोई प्राकृत संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 शामिल हो। और 4 की घात n वाले सवाल में हमें लिख देना है 4 की घात n बराबर 2 गुणा 2 पूरे की घात n।
संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है किंतु 5 नहीं। बिल्कुल हमें केवल संख्या बदलना होगा बच्चों। सेम सवाल हम 2 बार कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 5वां सवाल। 5वां सवाल है, दर्शाइए कि 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह दर्शाना है कि 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसे हल लिख देते हैं और विरोधाभास लेते हैं। माना 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है, विपरीत मान लिया परिमेय संख्या है। अब इसे हमने चूंकि परिमेय संख्या मान लिया तो हो जाएगा 3 करणी 2 बराबर a बटे b हो गया। और जहां हमने मान लिया जहां a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ये मान लिया कि a और b सब ऑलरेडी कटे हुए हैं, उन्हें और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, तो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और दूसरी बात क्या कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b शून्य के बराबर नहीं है। अब हमने यहां देखा कि √2 यही रह जाएगा, a बटे 3b हो जाएगा। अब हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में दायां पक्ष में a b 3 पूर्णांक हैं। तीनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, हम जानते हैं। और b को तो हमने माना है और 3 तो हम पहले से जानते हैं। a b एवं 3 क्या है? पूर्णांक हैं। अतः पूर्णांकों का आपस में भाग करने पर क्या बनता है? a बटे 3b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जबकि बायां पक्ष क्या है? जबकि हम जानते हैं कि बायां पक्ष ये वाला पक्ष बायां पक्ष करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसे हो सकता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। अतः हमारा माना गया तथ्य असत्य है। माना गया तथ्य असत्य है। अब असत्य है तो फिर सत्य क्या है? हमें क्या लिखना पड़ेगा? माना 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है, माने थे हमने, तो हमें लिखना पड़ेगा अतः 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहां पर ये सिद्ध हो जाएगा बच्चों। ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। इसी तरह से आपको इस तरह के सभी सवालों को करना है। सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आया उसे लिख देंगे माना 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसे हम लिख देंगे 3 करणी 2 बराबर a बटे b के रूप में लिख दिया। फिर लिखा कि जहां a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। a और b दोनों क्या हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b शून्य के बराबर नहीं है। उसके बाद हमने इस 3 का पक्षांतर करके यहां ले दिया। करणी 2 बराबर a बटे 3b। तो दायां पक्ष में क्या दिया हुआ है या राइट हैंड साइड लिख सकते हैं आप, में a b एवं 3 पूर्णांक हैं। अतः उनका जो भी भाग करने पर गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है a बटे 3b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांकों का गुणा भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जबकि हम जानते हैं कि बायां पक्ष करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा माना गया तथ्य असत्य है। अतः 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न भी इसी तरह का है। बिल्कुल हमें उसी तरह की बातें लिखना है। तो सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों? हल में हम मान लेंगे माना, क्या मानना पड़ेगा?
हमें मानना पड़ेगा, माना 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 धन 2 करणी 5 बराबर a बटे b, जहां a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा b बराबर नहीं शून्य, b शून्य के बराबर नहीं है। अब एम्प्लाइज हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस करणी 5 को अकेला करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 करणी 5 बराबर a बटे b ऋण 3। फिर बच्चों हमें इस करणी 5 को अकेला करना है ना, करणी 5 बराबर हो जाएगा 2 उस तरफ जाएगा तो 1 बटे 2 a बटे b ऋण 3। दाएं पक्ष में क्या आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, यहां दे दीजिए समीकरण नंबर 1। तो फिर लिख देंगे दायां पक्ष 2 3, दायां पक्ष में 2 3 a एवं b पूर्णांक हैं, चारों संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। अतः 1 बटे 2 a बटे b ऋण 3 परिमेय है। पूर्णांकों का गुणा भाग करने से क्या प्राप्त हुआ है, परिमेय है। जबकि बायां पक्ष करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक तरफ परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अतः परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकते। तो ऊपर हमने जैसे देखो लिखा है कि दोनों अपरिमेय, अतः हमारा माना गया तथ्य असत्य है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे लिख देना है। अतः हमारा यह विरोधाभास है, अतः हमारा माना गया तथ्य असत्य है। क्या माने थे हमने बच्चों, जो माने थे वो असत्य है। क्या माने हमने, माना 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, सत्य लिखने के लिए अतः 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों सुपर 85 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यहां समाप्त होता है। आगे सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको दिए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।